A very good morning to all of you. Dear students, लास्ट डिस्कशन में हमने थर्मोकेमिस्ट्री की कुछ एस्पेक्ट्स की बात की थी। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और थर्मोकेमिस्ट्री के डिस्कशन के बाद आज हम थर्मोडायनेमिक्स सेकंड को स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की लिमिटेशंस की बात करेंगे, सेकंड लॉ की आवश्यकता होती है उसकी बात करेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद चक्रीय प्रक्रम, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कार्नोट साइकिल, उसकी एफिशिएंसी वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर में आगे हम एंट्रोपी वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पर्पज़ से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, 1850 में एक जर्मन के फिजिशियंस थे, भौतिक शास्त्री थे, रुडोल्फ क्लेसियस। उन्होंने ये थर्मोडायनेमिक्स उनको थर्मोडायनेमिक्स का फाउंडर माना जाता है और वो जूल के नियमों से आश्वस्त थे कि कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्लेसियस ने इसी बेस पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दिया था और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी तंत्र की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। और लास्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया था कि जो तंत्र होता है वो यूनिवर्स का वो भाग होता है जो स्टडी के लिए हम चूज करते हैं। इस तंत्र की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अर्थात उस ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित अवश्य किया जा सकता है। किसी भी प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स या ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ये अपना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। और यूनिवर्स की कुल ऊर्जा जो होती है वो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। जो तंत्र होता है और परिपार्श्विक होता है, उन दोनों को मिलाकर हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। तंत्र एवं परिपार्श्विक के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण कार्य या ऊष्मा के रूप में होता है, जिसे हम इक्वेशंस के रूप में, हम समीकरण के रूप में अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो DE विल बी इज इक्वल टू DQ प्लस DW। यहाँ E एनर्जी है, Q ऊष्मा है और W तंत्र द्वारा या तंत्र पर किया गया कार्य है। डियर स्टूडेंट्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कुछ कमियाँ थी और जिसकी वजह से द्वितीय नियम की हमें आवश्यकता पड़ी। अगर उसकी बात करें तो लेट मी टेल यू, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाह या फ्लो की दिशा के बारे में नहीं बताता है। अर्थात जब किसी तंत्र में स्वतः परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन किस डायरेक्शन में होगा, इसके बारे में जानकारी प्रथम नियम के द्वारा नहीं दी जा सकती। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की दूसरी कमी की अगर बात करें तो इस नियम के अनुसार एक प्रकार की ऊर्जा को उसके समान दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण ऊर्जा को उसके तुल्य कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह नियम इस कथन पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। इसी प्रकार एक और कमी की बात करें तो प्रथम नियम के द्वारा किसी विलगित तंत्र की अवस्था में जो परिवर्तन होता है वह स्वतः होगा या अस्वतः होगा, या परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में यह नियम कोई जानकारी नहीं देता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा इन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता, अतः इन कमियों को दूर करने के लिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा किसी तंत्र में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ स्वतः या अस्वतः प्रक्रम को भी इसके द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है। साम्य कब एवं किन परिस्थितियों में स्थापित होगा, इसके बारे में भी ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जानकारी देता है।
अब स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो अपने आप गठित होने वाले प्रक्रम वो स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर स्वतः बहता है, जबकि नीचे से ऊपर भेजने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो बिना फोर्स लगाए अपने आप गठित होते हैं वो प्रक्रम स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी या गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान नेगेटिव होना चाहिए। ये एंट्रोपी और एंथैल्पी से इसको किस प्रकार से ये ये जुड़ी होती है, इसका किस प्रकार से कनेक्ट होती है, उसको हम इससे टॉपिक के अंतर्गत आगे चलकर डिस्कस करेंगे। स्वतः प्रक्रम की अगर बात करें तो वे प्रोसेस या प्रक्रम जो स्वतः ही होते हैं, अर्थात अपने आप ही होते हैं। इन प्रक्रमों को होने के लिए किसी बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रक्रम अपने आप ही संपन्न होते हैं। अतः इस प्रकार के प्रक्रमों को हम स्वतः प्रक्रम या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होना। यदि ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित किया जाए तो बाह्य कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार द्रव्य पदार्थों को ऊपर के तल से नीचे की तल की ओर प्रवाहित होना, जैसे नदियाँ और झरनों का बहना। गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर विसरित होना। यह विसरण जब तक होता है जब तक दोनों ओर का गैसीय दाब बराबर नहीं हो जाए। विद्युत धारा का उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर प्रवाहित होना। किसी ठोस पदार्थ का जल या विलायक में घुलकर एक समान सांद्रता वाला विलयन बनना। इस विलयन में से ठोस पदार्थ की सांद्रता चारों ओर समान होनी चाहिए। परासरण प्रक्रिया भी स्वतः प्रक्रम का उदाहरण है। परासरण प्रक्रिया को अगर डिफाइन करने की बात हो तो लेट मी टेल यू डेट अर्धचयनात्मक झिल्ली के द्वारा किसी विलायक का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होने का प्रोसेस परासरण या ओस्मियोसिस कहलाता है। सभी स्वतः प्रक्रम इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात ये प्रक्रम एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। यदि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की दिशा को परिवर्तित करना हो तो उसके लिए बाह्य कार्य करने की आवश्यकता होती है, एक्सटर्नली हमें वर्क करना पड़ता है। स्वतः प्रक्रम होने के लिए कोई कार्य करना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये स्वतः प्रक्रम जो हैं वो स्वतः ही होते हैं, परंतु उपयुक्त युक्ति लगाकर इन प्रक्रमों से कार्य प्राप्त किया जा सकता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों से जो कार्य प्राप्त होता है वह उत्क्रमणीय प्रक्रमों की तुलना से प्राप्त कार्य से बहुत कम होता है। अतः उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा अधिकतम कार्य प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में होने वाले सभी प्रक्रम वास्तविक तथा स्वतः होते हैं। जब सभी प्रक्रम स्वतः संपन्न होते हैं तो उनकी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन या डेल्टा जी का मान ऋणात्मक और एंट्रोपी में परिवर्तन या डेल्टा एस का मान धनात्मक होता है। ये स्वतः प्रवर्तिता की कंडीशन है कि डेल्टा जी मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव और डेल्टा एस या एंट्रोपी मस्ट बी पॉजिटिव। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं उनकी भी हम यहाँ बात करेंगे। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में अधिक जानकारी दी जा सकती है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय प्रक्रम को केल्विन ने जो डिफाइन किया उसकी अगर बात करें तो चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदल सकता हो। कार्य को ऊष्मा में पूर्ण रूप में बदला जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को कार्य में पूर्ण रूप से बदलने वाली ऐसी कोई मशीन या इंजन नहीं बनी। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है और ये केल्विन की डेफिनेशन है। इसको यूँ भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक चक्रीय रूप से चलने वाले उपकरण को बनाना असंभव है जो केवल एक संग्राहक या रिजर्वायर से ऊष्मा प्राप्त कर रहा है तथा ऊष्मा को बराबर कार्य में परिवर्तित कर सकता है। अर्थात किसी ऊष्मा इंजन चक्र की दक्षता कभी भी 100% या 100% नहीं हो सकती है। क्लॉसियस के अनुसार अगर द्वितीय नियम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की परिभाषा की अगर बात करें
तो बिना बाह्य कार्य किए हुए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वयं प्रवाह नहीं हो सकता है। अर्थात किसी एक चक्रीय रूप से चलने वाले उपकरण बनाना असंभव है जो बिना बाह्य कार्य किए ऊष्मा को कम ताप से अधिक ताप की ओर स्थानांतरित कर सके। डियर स्टूडेंट्स, ये ऊष्मागतिकी के केल्विन और क्लॉसियस की परिभाषाएं थी। अब हम चक्रीय प्रक्रम की बात करेंगे। चक्रीय प्रक्रम के बारे में हमने ऊष्मागतिकी फर्स्ट वाली जो यूनिट थी उसमें भी हमने चर्चा की थी। जब एक तंत्र अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो ऐसे प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। ऐसे प्रक्रमों में परिवर्तनों का एक चक्र पूरा होता है। इन चक्रीय प्रक्रमों में विभिन्न परिवर्तन होते हुए तंत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाता है। किसी एक तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उसकी अवस्था पर निर्भर करती है, अतः किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए कुल ऊर्जा परिवर्तन का मान शून्य होता है। इसीलिए डेल्टा ई जो है वो 0 के इक्वल होगा और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हमें पता है कि डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू, जो कि 0 के इक्वल है। इसलिए यूँ कह सकते हैं हम क्यू माइनस डब्लू बराबर 0, तो क्यू विल बी इक्वल टू डब्लू। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य उस तंत्र के द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। क्यू यहाँ ऊष्मा है और डब्लू कार्य है, किया गया कार्य। ऊष्मा उत्क्रमणीय चक्र के जो लक्षण हैं उसकी अगर हम बात करें तो धनात्मक कार्य करने वाले किसी चक्रीय प्रक्रम में भिन्न भिन्न ताप वाले कम से कम 2 ऊष्मा कुंड अवश्य होने चाहिए। यह ऊष्मागतिकी के नियमानुसार है। एक चक्रीय प्रक्रम के लिए उत्क्रमणीयता से तात्पर्य है कि यदि चक्रीय प्रक्रम एक बार अग्रिम दिशा व एक बार विपरीत दिशा में संपन्न हो जाए तो परिपार्श्विक अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। एक उत्क्रमणीय इंजन के लिए यदि अग्रिम चक्र के लिए संपन्न हुए कार्य का मान W है एवं दोनों कुंड से ग्रहण की गई ऊष्मा यदि Q1 और Q2 हम माने तो विपरीत प्रक्रम के लिए इनके मान -W, -Q1 तथा -Q2 होंगे। डियर स्टूडेंट्स, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अगर है तो -W जो बैक प्रतीप कार्य है उसके अगर हम बात करें तो -Q1 प्लस Q2 होगा। हीट इंजन की अगर हम बात करें, ऊष्मा इंजन की अगर हम बात करें तो ऊष्मा का गर्म पिंड या वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होना एक स्वतः प्रक्रम है। ऐसे एक मशीन जो स्वतः रूप से अधिक तापमान वाले स्रोत से निम्न ताप वाले सिंक की ओर प्रवाहित हो रही ऊष्मा का उपयोग कर कार्य कर सकती है तो उसे हम ऊष्मा इंजन कहते हैं। ऊष्मा इंजन वो मशीन होती है जो अधिक तापमान वाले स्रोत से कम तापमान वाले सिंक की ओर ऊष्मा जो प्रवाहित होती है उसका यूज करके कार्य वो कर सकती है। एक ऊष्मा इंजन ऊष्मा ऊर्जा को अधिक तापमान वाले रिजर्वायर या संग्राहक से लेता है तथा उसका कुछ भाग कार्य में परिवर्तित कर देता है एवं अपरिवर्तित ऊष्मा जो कि बिना कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाई उस ऊष्मा ऊर्जा को एक कम तापमान वाले सिंक दूसरे रिजर्वायर को वो लौटा देता है। भाप इंजन एक ऊष्मा इंजन का उदाहरण है। इसको हम डायग्रामेटिक रूप से अगर हम देखें तो ये ऊष्मा स्रोत T2 जिसका तापमान ज़्यादा है उससे ये ऊष्मा इंजन ऊष्मा लेता है और इस ऊष्मा का कुछ भाग को वो कार्य में कन्वर्ट कर देता है जिसे हमने Q2 माइनस Q1 के रूप में रिप्रेजेंट किया है और शेष जो ऊष्मा बचती है जो कार्य में तब्दील नहीं हो पाती है उसको वो एक दूसरे रिजर्वायर या सिंक को वो दे देता है। ऊष्मा इंजन की दक्षता की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, चक्रीय प्रक्रम में प्राप्त कार्य एवं उच्च तापमान संग्राहक द्वारा ली गई ऊष्मा Q
का अनुपात ऊष्मा इंजन की दक्षता या एफिशिएंसी कहलाती है। एफिशिएंसी या ऊष्मा इंजन की दक्षता विल बी इक्वल टू W/Q। अभी तक कोई ऐसा इंजन नहीं बन पाया है जो उच्च तापमान संग्राहक से ली गई ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर सके। यदि ऐसा संभव होता तो इस ऊष्मा की दक्षता 100% या 100% होती। इसलिए 100% दक्षता की अगर किसी इंजन की हम बात करते हैं तो वो काल्पनिक इंजन होता है। जो कार्नोट साइकिल जो है वो एक काल्पनिक इंजन ही होता है। और कार्नोट साइकिल और इसकी दक्षता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज के इस डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ध्यान रखिए और जो असाइनमेंट वगैरह आपको दिए जा रहे हैं उनको भी प्रॉपर ढंग से आप एक रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन करके रखें। ये आगे चलकर ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसी के साथ आज के डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।